हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत ज़्यादा बेवजह की बात ना करते हुए, जैसा कि हमारा पेपर दिन बे दिन करीब आता जा रहा है, दिन बे दिन कटते जा रहे हैं। दिसंबर जाने वाली है, जनवरी आने वाली है, फरवरी मार्च भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को। कल हम बता देते हैं हमने क्या पढ़ा था। होम मैनेजमेंट में गृह प्रबंध के उद्देश्य पढ़े थे, ठीक है। पूरा मतलब जो मेनली बेसिक होता है वो सब पढ़ा था। और बात ये आती है कि ये जो बेसिक है, यहाँ से कम 3-4 प्रश्न, चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे आपका टेक्सटाइल हो, चाहे न्यूट्रिशन साइंस हो, यहाँ हमेशा बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग पार्ट से क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। और एक दो नहीं, कम से कम 3-4-5 प्रश्न बनते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। हम बिल्कुल देखो समय बर्बाद करना नहीं चाहते। आप कल की वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका हम समय बर्बाद करना नहीं चाह रहे। ओके, देखो आपको थोड़ा हिंट के लिए बता सकते हैं, जैसे गृह प्रबंधन के चरण जो हमने पढ़े थे, तो आपको हमेशा ज़्यादातर लोग क्या पढ़ाते हैं, बस 3 चरण पढ़ाते हैं: आयोजन, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। मतलब आयोजन को नियोजन भी कहा जाता है। लेकिन आपसे जब प्रश्न ये बने कि कम से कम गृह प्रबंधन के कितने चरण हैं, तो आपको हो गए 3। कौन कौन से? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। लेकिन वैसे निखिल एवं टॉसी ने 4 भी माने हैं, जैसे कि आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ठीक है। और ये ज़्यादातर ये ग्रॉस एवं कैंडल का दिया हुआ है कि ग्रॉस एवं कैंडल ने 3 चरण माने हुए हैं। बात करते हैं अधिक से अधिक कितने चरण होते हैं अगर पूछा जाए इस तरीके से प्रश्न, तो एनसीईआरटी ने आपके 5 चरण बताए हैं: नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो मैं यहाँ पर बस इतना बताना चाह रही थी, देखो सारी चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश की है। न्यूमैन ने कितने चरण बताए हैं? 5 बताए हैं: आयोजन, संगठन, संसाधनों का एकत्रीकरण। बस संसाधनों का एकत्रीकरण याद रखो, बकाया तो लगभग चीज़ें सेम है। और निर्देशन, इन्होंने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बताई। और नियंत्रण, ठीक है। आयोजन, संगठन, नियंत्रण सही है। एक चीज़ याद रखो, पूछा जाए न्यूमैन ने कौन सा चरण नहीं शामिल किया है अपने चरणों में, तो मूल्यांकन को शामिल यहाँ पर नहीं किया है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, ओके, क्योंकि सभी को पता है मूल्यांकन तो हर उसमें पूछा गया है। तो एक ऐसे महोदय बताइए जिसने नहीं बताया है, तो किसने? न्यूमैन ने नहीं बताया है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें बेसिकली याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, लिचफील्ड ने पुनर्मूल्यांकन, मूल्यांकन को पुनर्मूल्यांकन कहा है। जैसे हम बार बार जो मूल्यांकन करते हैं उस चीज़ की बात की है। मतलब एक बार अगर सफल ना हो तो हम दोबारा मूल्यांकन करते कि भाई क्यों नहीं सफल हुआ, ठीक है ना। तो यह इन्होंने भी निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान, नियंत्रण और मूल्यांकन को बताया है लिचफील्ड ने, ठीक है, जिसने एक्शन ऑफ साइकिल कहा है मैनेजमेंट को। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नियोजन और आयोजन की बात कंप्लीट करके सीधे हम देखो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, प्रकार पढ़ाए हैं हमने। आयोजन के ग्रॉस एवं, अच्छा, आयोजन के जो चरण है ग्रॉस एवं कैंडल ने भी यहाँ पर 5 मतलब बताए हुए हैं, लेकिन 3 भी उन्हीं के माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न आयाम पूछा जाए किसने बताए हैं आयोजन के, तो आयाम ली ब्रेटन ने बताए हैं, ठीक है। आयाम किसने बताए हैं? ली ब्रेटन ने बताए हैं। हालांकि ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नेट में पूछी जाती हैं, ओके। तत्व भी आपको क्या किया जाना है, कौन से साधनों की आवश्यकता होती है, इसे किस प्रकार किया जाता है, किसके द्वारा ये कार्य किया जाएगा, इसे कब किया जाना है कोई भी कार्य। तो ये आयोजन के तत्व हैं, कितने हैं? 5 हैं, ध्यान रखिएगा। आयोजन के तत्व भी 5 हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। लुईस एलन ने आयोजन की कितनी विधियां बताई हैं अगर पूछा जाए, तो आप कहोगे 7 विधियां बताई हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब प्रकार वगैरह हमने सब कुछ आपको पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गृह प्रबंध का दूसरा चरण, जो चरण होता है संगठन की। क्या होता है संगठन? तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे कि प्रश्न भी क्लियर हो जाए, मतलब प्रश्न के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आप कहोगे अंग्रेजी भाषा के शब्द से हुई है। और अगर ये पूछा जाए जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हम इंग्लिश में बोलते हैं, संगठन हम हिंदी में बोलते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है अंग्रेजी के किस भाषा से निकला है अगर ये पूछा जाए, तो आप कहोगे ऑर्गेनिज्म। आप सभी जानते होंगे हमारा शरीर किससे? कोशिका से बना है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन है? कोशिका है। जब विभिन्न कोशिकाएं एकत्रित होती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। जब विभिन्न ऊतक सम्मिलित होकर कार्य करते हैं तो अंग का निर्माण होता है, मतलब अंगों का निर्माण होता है। जब विभिन्न अंग एक में एकत्रित हो जाते हैं तो हम उसको अंग तंत्र कहते हैं, और ये सारे अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण, एक ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऑर्गेनिज्म में क्या आ रहा है?
इज्म हटा दो तो ऑर्गन आ रहा है। तो संगठन का मतलब यही होता है कि एक अंग की तरह काम करना। संगठन में कभी भी एक व्यक्ति शामिल नहीं होता, क्योंकि जब एक व्यक्ति शामिल होगा तब तो वो व्यक्तिगत निर्णय लेगा और पूरा प्रबंध मैनेज करेगा, कोई समस्या होगी ही नहीं। समस्या कहाँ होती है? जहाँ पर समुदाय हो, समुदाय मतलब सामुदायिक व्यक्तिगत और सामूहिक, ठीक है, सामूहिक लोग हों, मतलब बहुत सारे लोग हों, या कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। देखो जब आप प्रबंध में संगठन का प्रयोग करोगे तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। चाहे किसी व्यवसाय में हो तो मालिक हो सकता है और उसके वर्कर हो सकते हैं, घर में हो तो हमारा मुखिया हो सकता है, बकाया उसके नीचे के लेवल के लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं उसके या मतलब जो भी घर के सदस्य होते हैं वो सब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म शब्द का अर्थ क्या है पूछा जाए, भाई ये ऑर्गेनिज्म क्यों लेके, मतलब ऑर्गन ही क्यों, इसका अर्थ ऑर्गन से क्यों लिया गया संगठन को? इसलिए लिया गया क्योंकि ये पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग, मान लो हमारे फेफड़ों ने सांस मतलब जो धड़कन होती है ना वो बंद कर दी तो हम मर जाएंगे, हमारे सारे अंग बेकार हो जाएंगे, ठीक है। हमारे यकृत फेल हो गया तो सारे अंग बेकार हो जाएंगे, हम नहीं जीवित रह पाएंगे। हमें ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ज़्यादा दिन, ठीक है। तो ये सारी हमारी किडनी खराब हो जाए तो हम मर जाएंगे। समझने के लिए तो क्या है, एक ऑर्गन पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। इसी तरीके से हमारे संगठन में एक व्यक्ति भी गड़बड़ है तो हमारा जो भी लक्ष्य है वो प्रभावित होगा, हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी वो व्यक्ति जो एक है ना वो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करता रहेगा। तो हमेशा संगठन जो होता है ऐसा होना चाहिए जिसमें हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन का गुण होना चाहिए। जब तक आप अपनी बात कहोगे नहीं, दूसरे की बात सुनोगे नहीं, तब तक आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि संगठन में ये बहुत जरूरी है आप वार्तालाप दूसरों से करें। दूसरा, समन्वय की आवश्यकता होती है, समन्वय भी बहुत जरूरी है। अगर आप समन्वय नहीं करोगे, समन्वय मतलब सबकी बात को ध्यान नहीं दोगे, आपने एक को रोज महत्व दोगे, एक व्यक्ति, जैसे हमारे घर में 2 बच्चे हैं, समझ रहे हो, दूध दोनों को पसंद है। अब आपके पास कोई मनी प्रॉब्लम है तो आप एक बच्चा जो आपको बहुत प्यारा है उसको रोज दूध पिलाओगे, दूसरे को कभी नहीं पूछोगे, तो कहीं ना कहीं खटास पैदा होगी। भैया जब कमी है पैसों की, बच्चे बराबर के ही हैं लगभग, तो भाई एक दिन चाहे उन्हें आधा आधा करके दे दो, थोड़ा थोड़ा दो, या फिर एक दिन उसे दे दिया एक दिन उसे दे दिया, कुछ भी, मतलब समझने के लिए उदाहरण। नहीं तो कहीं ना कहीं उनमें एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, एक दूसरे के वो दुश्मन भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या क्या होगा, हमारा संगठन प्रभावित होगा, ठीक है। उदाहरण दिया है मैंने, ऐसे आप समझ सकते हो कि मतलब यहाँ पर कहते हैं ना, एक कहावत है, एकता में बल होती है, एकता में बल। अब आपसे पूछा जाए एकता में बल किसके लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है, तो आप कहोगे संगठन। हमेशा अगर मिलकर काम करोगे तो संगठन आपका सफल रहेगा। तो बस इसका अर्थ याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है, पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करना। गृह अर्थशास्त्रियों ने सन 1961 में संगठन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना समय नहीं है। हमारी स्वतंत्रता, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ उससे भी बाद की बात है, 1961 में संगठन को शामिल किया गया। इसीलिए बहुत सी जगह आपको पता है आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन ही मिलता है, संगठन पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसको बाद में शामिल किया गया, ठीक है। तो सन 1961 में संगठन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ये लाइन याद रखिएगा, पूछा जाए कि गृह अर्थशास्त्री मतलब होम साइंस से रिलेटेड जो होते हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने संगठन को पाठ्यक्रम में कब सम्मिलित किया, तो 1961 में सम्मिलित किया। संगठन विभिन्न क्रियाओं, व्यक्तियों और साधनों के मध्य उचित संबंध स्थापित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो संगठन होता है, हमने क्या बताया कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, समन्वय बहुत जरूरी है। जब ये सारी चीजें होंगी तभी तो विभिन्न क्रियाओं, व्यक्तियों, साधनों के मध्य उचित आपके संबंध बन पाएंगे। आप कुछ नहीं कह रहे हो, दूसरा भी मुंह बनाए बैठा हुआ है, तो कैसे आपके संबंध अच्छे होंगे, और कैसे आपका संगठन, कैसे आपका जो प्रबंधन है वो काम करेगा, और कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, और कैसे आपका स्तर डेवलप होगा, और कैसे आपके मूल्य बने रहेंगे। जब घर में मिठास ही नहीं है तो कैसे आपके मूल्य मतलब आपके हमेशा बने रहेंगे, भाई समस्या पैदा जरूर होगी, ठीक है। संगठन, हमेशा ध्यान रखिएगा, संगठन के जो कार्य होते हैं उस पर अगर पूछा जाए किसका प्रभाव पड़ता है, तो आप कहोगे संगठन के कार्य पर परिवार के आकार व आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ता है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है
तब भी आपका संगठन कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगी, क्योंकि कमाने वाले 2 हैं, खाने वाले 10 हैं, आपके आर्थिक समस्या पैदा होगी। ठीक है, संयुक्त परिवार क्यों टूट रहा है, उसका रीज़न ये है, संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी कमी ये है, ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही होता है कि 1 या 2 कमाने वाले होते हैं और सब बैठ के खाने वाले होते हैं। कमाने वाला बेचारा सीधा साधा होता है या फिर अपना परिवार ना टूटे इस वजह से मुंह बंद करके कमाता रहता है, और सब बैठ के पीते हैं, खाते हैं, उड़ाते हैं। तभी तो संयुक्त परिवार, ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार सिर्फ इसीलिए टूट रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, इसीलिए नहीं टूट रहे संयुक्त परिवार कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की वो मतलब किसी की वैल्यू नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें भी हैं, मायने रखती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये भी बड़ा कारण है। जितने संयुक्त परिवार है उनमें ज़्यादातर ये समस्या है कि एक हिस्सा ही पूरे घर का खर्च उठाता है और सब ऐश करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। और दूसरा, परिवार का आकार बड़ा है, वही बात आ गई, आकार बड़ा है, कमाने वाले कम है, तो आर्थिक स्तर प्रभावित होगा। दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना। और हमेशा याद रखिएगा, जो ये चरण है ना, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, ये चरण एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आपका संगठन अच्छा है लेकिन आप खुद ही मुखिया हो कि आप खुद नियंत्रण चीज़ों पे नहीं कर रहे हो, तो भी गड़बड़ा जाएगा भैया आपका बैलेंस, आपका मैनेजमेंट तब भी प्रभावित होगा। आप बहुत अच्छे हो लेकिन आपका संगठन खराब है, तो भी समस्या होगी। सब कुछ अच्छा है लेकिन आप कभी आयोजन ही नहीं करते, कुछ प्लान करते ही नहीं हो, आप अपने बजट ही नहीं बनाते हो, जो आया वही उड़ा दिया, जो आया तब वही उड़ा दिया। अब घर में आ गई समस्या, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो क्या कहाँ से खर्च उठाओगे, कर्ज लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर एक भी चीज़ गलत है तो आपका पूरा मैनेजमेंट धराशायी हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। अब हम परिभाषाओं की कुछ बात कर लेते हैं। ये परिभाषाएं किसकी हम पढ़ रहे हैं, संगठन की पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रबंधन की परिभाषाएं सारी पढ़ा दी हैं जो इम्पोर्टेंट है, बल्कि हमने 2-3 और एक्स्ट्रा में आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाई हैं, जो हमें लग रहा था कि अब की अगर वो नहीं पूछी गई तो ये पूछी जाएंगी। तो वो आप हमारी कल परसों वाली वीडियो देखिए तो जाके एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं निखिल एवं डॉर्सी ने संगठन के लिए क्या कहा है। तो निखिल एवं डॉर्सी का कहना है कि संगठन को हम ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि कार्य, व्यक्ति और अन्य साधन तथा नेतृत्व और उत्तरदायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है। ठीक है, क्या कहा हमने, कहा संबंध स्थापित करता है। तो जो भी रिसोर्सेस आपके पास, जो भी साधन है, चाहे वो मानवीय हो चाहे अमानवीय हो, और दूसरा आपके जो नेतृत्व का गुण है, ठीक है, जो आपकी दूसरों के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, उसका निर्वहन है, इन तीनों में आप बैलेंस करके चल रहे हो, अच्छे से संबंध स्थापित है, तो आपका संगठन हमेशा एक प्रक्रिया जो है बहुत अच्छी आपकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति, साधन, नेतृत्व और उत्तरदायित्व 4 शब्दों को याद रखिएगा, निखिल एवं डॉर्सी ने कहा है संगठन में। ठीक है, एक डेफिनेशन और देखते हैं, आरसी डेविस क्या कहते हैं। ये है आरसी डेविस महोदय, इन्होंने कहा है संगठन जो है मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है। तो व्यक्तियों का एक समूह ही संगठन है, इतना याद रख लो, आपको इनकी परिभाषा याद रहेगी, जो कि नेता के निर्देशन में समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करता है। जैसे कि हमने राजमल पी देवदास को पढ़ा है, क्या उन्होंने इतनी ही डेफिनेशन दी है कि बांध के समान एक व्यवस्था? नहीं, उनकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन आपने किस शब्द को पकड़ लिया, बांध को सब पकड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप जैसे कि कॉटेजन है, उन्होंने खाली व्यवहारिक विज्ञान ही नहीं कहा है, उन्होंने उसको प्रयोगात्मक विज्ञान भी कहा है। उन्होंने उसको कहा है कि मापा नहीं जा सकता, एक पूरी लंबी डेफिनेशन आप उनकी जब पढ़ते हो, लेकिन आपने क्या पकड़ लिया, व्यवहारिक विज्ञान, कि कॉटेजन की जो परिभाषा है उन्होंने व्यवहारिक विज्ञान कहा। तो आपने एक शब्द को पकड़ा है ना, तो यहाँ पर भी आप एक शब्द पढ़िए, व्यक्तियों का एक समूह है, किसने कहा, आरसी डेविस ने कहा है। और व्यक्ति, साधन, नेतृत्व, उत्तरदायित्व शब्द किसकी डेफिनेशन में आ रहे हैं, निखिल एवं डॉर्सी के में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ये याद कर सकते हो। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपसे कैसे भी कभी ना कभी, चाहे नेट में चाहे किसी ना किसी एग्जाम में, ये कोड बनाकर कैसे भी करके प्रश्न पूछा जाएगा। अमेरिका के श्री एंड्रियो कानूनगो ने सन 1901 में संगठन की पुष्टि उस समय की थी जब उसने अपनी विशाल संपत्ति अमेरिका के ही इस्पात निगम को भेजा था। पहले पढ़िएगा, फिर मैं इसे समझाती हूँ। इन्होंने कहा था, हमारा सारा धन महान कार्य, खाने आदि, जो खाने मतलब खाने, जो जिस खान मीन्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, माइंस होती है जिसमें काम होता है, खनिज वगैरह प्राप्त होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम होता है। ठीक है, तो खाने आदि सब कुछ ले जाओ, किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो, हम कुछ ही वर्षों में पुनः इसको स्थापित कर लेंगे। और इन्होंने इस बात को सच करके भी दिखाया था। अब आप बताइए, क्या बोला इन्होंने, इनके पास बहुत कुछ था, चाहे कुछ भी रीजन रहा हो, चाहे इन्होंने सिर्फ संगठन को परिभाषित करने के लिए ये डेफिनेशन दी। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये क्यों बोला इन्होंने, बस ये दिया हुआ है कि जो अमेरिका के श्री एंड्रू कानूनगो थे
श्री एंड्रियो कानून वो थे, 1901 के समय की बात थी। इन्होंने क्या कहा था कि अपनी विशाल संपत्ति जो थी अमेरिका के ही इस्पात निगम को भेजा था। मतलब अमेरिका के इस्पात निगम को पूरी संपत्ति इन्होंने चाहे बेच दी हो, चाहे किसी वजह से उनको दे दी हो, चाहे इनके ऊपर कर्ज हो, ये कोई रीजन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस इन्होंने उन्हें दे दी। पर उन्होंने इनसे क्या कहा, बोले मेरी जो सेना है बस वो मेरे पास रहने दो, जो मेरा संगठन, जो मेरे व्यक्ति हैं आप उनको बस मेरे पास छोड़ दो। भाई अगर ये संगठन मेरा बना हुआ है ना, तो ये जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सारा मैं कमा लूँगा दोबारा मेहनत करके, बस मेरा संगठन बना रहा है। और ये सच्चाई है। मान लो आपके घर में कोई परिस्थिति आती विपरीत, आप बहुत रईस हो, सब कुछ है, पर ऐसे आपने एक तो पुरानी मूवी भी देखी होगी, एक राजेश खन्ना वाली मूवी आपको याद होगा, तो उसमें राजेश खन्ना बहुत कर्ज में डूब जाते हैं और उसमें गोविंदा भी है और जूही चावला, मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन पारिवारिक मूवी है। पहले मुझे ऐसी मूवीज़ देखने का बहुत शौक था, अब तो पता नहीं बरसों बीत गए हैं, एक मूवी कभी पूरी देखी नहीं है। हस्बैंड देखते हैं तो थोड़ा बहुत कभी उनके साथ बैठ जाती हूँ, फिर वही खाना वाना खाते समय, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो अब तो सालों हो गए शायद कोई मूवी नहीं देखी मैंने, लेकिन उस समय था ये थोड़ा कि अगर देख रही हूँ तो कोई ऐसी लाइफ में टेंशन नहीं थी, शादी से पहले मैं देख लेती थी मूवीज़। तो उस समय मैंने वो मूवी किया था, उसमें सिर्फ यही था कि जब तक उनके शायद हाथ पैर चले राजेश खन्ना के, मतलब जब तक चीज़ें थी तब तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन जैसे ही समस्या विपरीत आई, वो कर्ज में डूबे, तभी सारे भाई अलग हो गए और गोविंदा उनके घर का नौकर था, ठीक है। तो सब कुछ मतलब क्या हुआ, जैसे ही वो गरीब हुआ सबने साथ छोड़ दिया, उनके भाइयों ने ही उनका साथ छोड़ दिया, बल्कि उन्हीं पर उंगली उठाने लगे कि आप महंगी चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हो, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनका संगठन क्या था, बिगड़ गया, इसलिए उनका परिवार टूट गया। लेकिन क्योंकि परिवार क्या हुआ, सब अलग हो गए, अपना अपना करने लगे। जब तक रईस थे राजेश खन्ना तब तक सब साथ में रहे, जैसे ही उनकी कंडीशन बिगड़ी सब अलग अलग हो गए। तो अगर वो लोग सब मिलकर करते तो ऐसा नहीं था कि 3 भाई थे मिलकर करते और गोविंदा नौकर जो कि बहुत अच्छा दिखाया गया वो सब मिलकर करते तो उनका संगठन बना रहता, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, और वो दोबारा कमा लेते जो चीज़ें गई, लेकिन वहाँ पर वैसे तो 2 भाई बैठ के खा रहे थे, लेकिन जैसी समस्या विपरीत आई तभी वो अलग हो गए, अपना कमाने खाने लगे, ठीक है ना। तो ये क्या था, इनका संगठन बिगड़ गया। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि उन्होंने कहा बस हमारे सदस्य हमारे पास रहने दो और सारी चीज़ें तुम ले जाओ। तो यही क्या है, आपका संगठन है, ठीक है। अगर जिन्हें संगठन पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बेवजह समय बर्बाद ना करें, वो ऐसा करें बस जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनका रिवीजन करके अपना आगे की पढ़ाई करें। संगठन क्या है, प्रबंध प्रक्रिया की आधारशिला है। आज से पूछा जाए प्रबंध प्रक्रिया की आधारशिला क्या है, तो आप कहोगे संगठन है, ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया की आधारशिला क्या है, संगठन है। संगठन प्रक्रिया के कुछ चरण है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनको सिक्वेंस वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। या फिर 3 दे दिए जाएंगे, चौथा उपर्युक्त सभी दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर 3 सही दे देंगे, चौथा गलत दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन सा संगठन प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका चरण पढ़ रहे हैं, संगठन प्रक्रिया का। हमने आयोजन का भी चरण पढ़ा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप कल की क्लास में। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें क्रियाओं का निर्धारण करना कि आपको कौन सी क्रिया करना है, पहले उसको निर्धारित करो, उसको समझो, सोचो। जैसे हमें क्या करना है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है, तो उसको हमें निर्धारित करना है। फिर क्रियाओं का समूहीकरण करना कि मतलब कौन कौन सी क्रियाएं जो है ज़्यादा जरूरी है उनको सामूहिक करना। तो आप जानते हो हम टीजीटी भी पढ़ रहे हैं, टीजीटी भी हमारे लिए है, पीजीटी भी हमारे लिए है, एलटी भी हमारे लिए है, नेट भी हमारे लिए है, DSSB भी हमारे लिए है, बीपीएससी भी हमारे लिए है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा सब्जेक्ट एक है होम साइंस और ये सब जगह लागू होता है। बस इतना हो सकता है कि एलटी में आपको पेपर 1 पढ़ना पड़ता है, नेट में पेपर 1 पढ़ना होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो आपको सेमी पेपर पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर क्या इनको आपने सामूहिकरण कर लिया कि अब आपको ये पता है कि अगर आप ये पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं 80% आप नेट भी कंप्लीट कर लेते हो और आप कहीं ना कहीं 80% नेट एलटी भी कंप्लीट कर लोगे इसी तैयारी में। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ होम साइंस पढ़ रहे हो तो पूरी होम साइंस पढ़ रहे हो, बस यहाँ पर 20% आपको जो आपके नेट पेपर 1 के लिए आते हैं और यहाँ पर भी 20% जो आपके पेपर 1 में आता है, क्योंकि 30 प्रश्न ही अभी तक एलटी ग्रेड में आते थे, ठीक है। तो समझने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर आपकी सबका क्या है, यहाँ पर समूहीकरण हो गया कि अगर आप ये पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं इतना आप इसका भी पढ़ लेते हो, ठीक है ना। फिर सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन, अब आपको ये तैयारी तो करनी है, ठीक है। तो ये तो चलो आपको पर्सनल है, आपने क्या किया, अब आप क्या हो, घर में हो, आप घर के भी काम रहते हैं, तो आपने क्या किया, अपने घर में सबको काम बांट दिए कि भाई मेरा एग्जाम है, अब मैं इतना भी मैं समय नहीं दे सकती कि सारे काम मैं अकेले करूं। ऐसा करो, सुबह झाड़ू तुम लगाना बेटा, पोछा तुम लगाना, हाँ बच्चे हैं थोड़े बड़े, और बेटा सब्जी तो तुम काट ही सकते हो, तुम सब्जी काट देना, मैं सब्जी फ्राई बना दूंगी। तो ऐसे करके आपने क्या किया, कार्यों का बंटवारा यहाँ पर सदस्यों के बीच कार्य का
विभाजन करना जरूरी है। देखो, कार्य का विभाजन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने ये सोचा कोई काम है, आपके घर में कई लोग हैं, आपने अगर बांटा नहीं तो एक इंसान कहेगा ये कर लेगा, एक इंसान को लगेगा ये कर लेगा, इस चक्कर में काम कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन करना बहुत जरूरी है। फिर अधिकारों का सौंपा जाना, विभाजित कर दिया, अब उनको सौंपना कि देखो मैंने ये प्लान कर दिया, अब ये काम तुम्हें करना है, कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। और 5 नंबर पे क्या होता है, समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने अधिकारों को सौंपा जरूर है, लेकिन परिवार का यही मतलब होता है, संगठन का यही मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कोई बीमार हो गया, किसी को 104 बुखार है तो भी चाहे वो मर जाए लेकिन तुम्हें ही करना है, ऐसा नहीं होता संगठन में। हाँ, अगर उसे जिसको सौंपा गया काम उसे कोई समस्या है तो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उसके बदले का काम करेंगे, मिलजुल कर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो परिवार है, तभी तो परिवार बना रहेगा, नहीं तो फिर टूट जाएगा आपका मैनेजमेंट। ओके, समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना, सभी कार्यों में समन्वय होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए और एक दूसरे से संबंध मतलब आपके विषय से संबंधित होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें, ये क्या हो गया, आपके संगठन के चरण हो गए। अब हम बात करते हैं संगठन की विशेषताएं क्या है, थोड़ा जल्दी ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। संगठन को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध किया जाता है, जो हमारे लक्ष्य हैं भाई उसी के पूर्ति के लिए तो हम संगठन बनाते हैं। दूसरा, संगठन जो क्या है, व्यक्तियों का समूह है जिसमें उनके संबंधों की स्पष्ट रूप से व्याख्या होती है, ठीक है। तीसरा, हम बात करते हैं संगठन में श्रम का विभाजन होता है और प्रत्येक व्यक्तियों के बीच अधिकारों मतलब कार्यों का अधिकार जो कार्य है, ठीक है, उनके अधिकारों उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या भी होती है। मतलब जो भी उन लोगों के, जो भी आपके संगठन के लोग, जो भी व्यक्ति हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं और उनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और उनकी स्पष्ट व्याख्या क्या होता है, संगठन होता है कि सबको पता होता है कि किसको क्या करना है। संगठन के समूह किसी नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो संगठन के समूह होते हैं, बिल्कुल एक नेतृत्वकर्ता यहाँ पर जरूर होता है, चाहे कोई ऑफिस वर्क हो जाए वहाँ पर भी मैनेजर होता है, ठीक है, और चाहे घर हो तो वहाँ पर भी मुखिया एक जरूर होता है, चाहे हमारे माँ बाप हो गए, चाहे हमारे दादी बाबा हो गए, ठीक है। संगठन मानवीय प्रयासों में कुशलता, वास्तविकता, क्रमबद्धता, एकरूपता तथा समन्वय लाता है। जो संगठन होता है, संगठन में मानवीय प्रयास ज़्यादा शामिल होता है क्योंकि यहाँ पर इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर संगठन जो होता है मानवीय प्रयासों में कुशलता है, अगर वास्तविकता जो है, जो सत्य पर जीते हैं कि हाँ भाई ये काम जरूरी है, क्रमबद्धता है, जो क्रम को एक महत्व देते हैं कि कोई भी काम, जैसे कार्य सरलीकरण क्या कहता है, काम को एक क्रम में करना चाहिए, ठीक है। और एकरूपता तथा समन्वय जो है संगठन लाता है, कोई भी काम होता है उसमें। संगठन सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल हमेशा होते हैं और हमेशा रहते हैं, क्योंकि हमेशा लक्ष्य खत्म नहीं होते हैं, तो हमेशा संगठन भी रहता है और हर जगह होता है। संगठन प्रबंध प्रक्रिया को निर्देशित करता है, समन्वित करता है और नियंत्रित करता है। क्या करता है संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ये निर्देशित भी करता है आपकी प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया, जो मैनेजमेंट है उसको, और ये समन्वित भी करता है और ये नियंत्रित भी करता है, ठीक है। संगठन क्या है, संदेश वाहन की एक प्रणाली है। संगठन क्या है, संदेश वाहन, कि हमारी कोई हम आपसे अपनी समस्या शेयर कर रहे हैं, अपने परिवार की समस्या हम अपने परिवार के सदस्यों से ही शेयर करेंगे और सदस्य जो है वो हमसे शेयर कर रहे हैं। तो संगठन क्या करता है, संदेश वाहन की एक प्रणाली भी है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। निकोलस ने संगठन के कितने स्तर बताए हैं, तो कहना 3 स्तर बताए हैं, इतना याद रखो बस, बहुत ज़्यादा डीपली अब नहीं पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट था वो सारा हमने पढ़ा दिया। तो निकोलस के पूछा जाए कितने स्तर बताए हैं, तो बस ये याद रखना कि 3 स्तर बताए हैं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी में पूछा जाएगा। प्रबंधन का तीसरा चरण होता है नियंत्रण। ये क्या है, देखो नियंत्रण क्या करता है, ये योजना को क्रियान्वित करता है और क्या करता है, संगठन को गति प्रदान करता है। समझ रहे हो आप, अगर आप नियंत्रण में, आपने एग्जाम की तैयारी की, प्लानिंग भी कर ली आपने, सबको काम भी घर में सौंप दिया और आप ही अब सोए पड़े हो 10 बजे तक, भाई आपने सबको तो बांट दिया काम कि तुम ये करना, तुम ये करना, भाई मेरा पेपर है मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या था भाई, सुबह आपको भी तो फॉलो करना था ना नियम। आप तो सुबह उठते कायदे से, टाइम पे उठ के बैठते पढ़ते, या फिर अगर या आप रात में देर तक सोए हो तो चलो मान लिया कि चलो सुबह थोड़ा लेट उठ गए, लेकिन पता चले आप आराम से मूवी बैठे के देख रहे हो, आप आराम से दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय कर रहे हो, तो फिर क्या है, फिर तो कोई दिक्कत, तो फिर तो आप समस्या पैदा कर दोगे, फिर तो सब लोग कहेंगे अच्छा भैया हो गया पेपर तुम्हारा, चलो अब तुम्हें हम अच्छे से पढ़वाते हैं, ठीक है ना। तो ये योजना को क्रियान्वित करती है,
ओके, नियंत्रण क्या है भाई? नियंत्रण बहुत जरूरी है। जब तक आप नियंत्रित नहीं रहोगे, आप स्वयं नियंत्रित नहीं रहोगे, आपका संगठन बिगड़ जाएगा। तो ये क्रियान्वित करती है, गति प्रदान करती है। जब आप काम कर रहे हो, दिख रहा है, तभी दूसरा व्यक्ति कहेगा भाई लगा तो वो भी है, तो मैं क्यों बैठा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अनुमानित परिणामों को वायदा करता है। बिल्कुल, अगर हम तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो बेशक हमें कितना भी डर लग रहा है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि जब इतना पढ़ रहे हैं तो भाई कहाँ जाएगा वो, भाई कहीं तो सफलता मिलेगी क्या, ऊपर वाला इतना ज़्यादा हमारी किस्मत को खराब लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अनुमानित एक परिणाम का वायदा भी करता है कि नहीं जरूर सफल होंगे, ठीक है ना, बेशक ना हो, लेकिन लगता तो है ही भाई, मेहनत कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं। अब बात करते हैं निखिल एवं डॉर्सी ने नियंत्रण के विषय में क्या डेफिनेशन दी। यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। मतलब अगर आप नियंत्रण में सब काम कर रहे हो तो फिर जरूर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे, ये निखिल एवं डॉर्सी का कहना है। फॉक्स ने कहा है नियंत्रण क्या है, नियंत्रण योजना को निश्चित करने हेतु किया गया परिणाम है। मतलब नियंत्रण जो है योजना को निश्चित, वही बात है, हमारा लक्ष्य क्या है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर करना, तो ये हमारी योजना है, ठीक है। तो इसको ये निश्चित करने हैं तो एक परिणाम है, क्योंकि हम सब तरीके से नियंत्रित है। हम सुबह उठ के भी पढ़ रहे हैं, हम रात में भी देर तक पढ़ रहे हैं, हम पूरे दिन टाइम मिल रहा है पढ़ रहे हैं, हम एक भी मिनट का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित कर रहा है कि भाई आपको सफलता मिलेगी। ओके, तो ये बात हो रही है कि सीटें कम है और कंपटीशन बहुत है, तो भाई मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, किसी को भी मिल सकती है, लेकिन समझने के लिए कहीं ना कहीं वायदा तो मुझसे हो रहा है कि ना, कि हाँ भाई इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो आप। नियंत्रण निरीक्षण के समान कार्य करता है। जो नियंत्रण होता है ना, ये निरीक्षण का काम भी करता है। जैसे मूल्यांकन में क्या होता है, हम निरीक्षण ही तो करते हैं, तभी कहते हैं जो नियंत्रण होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा पार्ट अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो वो मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। अगर हम नियंत्रण नहीं करते हैं अपने आप पे, मान लो हम खूब घूम रहे हैं, खूब सो रहे हैं, खूब मूवीज़ देख रहे हैं और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है आपका मूल्यांकन आपने स्वयं कर लिया। जब हम पढ़ ही नहीं रहे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, होगा ना, हो गया आपका मूल्यांकन। जब हम पढ़ ही नहीं रहे पूरे दिन तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो नियंत्रण मतलब पढ़ ही नहीं रहे पूरे दिन, मतलब मूवी भी देख रहे हैं, इसका मतलब आपका नियंत्रण नहीं है आपके ऊपर। आप सो भी खूब रहे हो तो इसका मतलब नियंत्रण नहीं है आपका अपने ऊपर। आप आराम से खूब घूम रहे हो, इसका मतलब आपने अपनी प्लानिंग में नियंत्रण को शामिल ही नहीं किया है। तो जब आप पूरे दिन एक काम जो मेन है पढ़ने का वही नहीं कर रहे हो, तो आपका मूल्यांकन अपने आप हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो नियंत्रण का इसीलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा पार्ट किसी से जुड़ा होता है, वो मूल्यांकन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्रियाओं से संबंधित ज्ञान, योजना की निश्चितता, प्रभावशाली समझने की शक्ति, गति, नेतृत्व, गुण, कौशल, पूर्ण निर्देशन, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पूछे जा सकते हैं कि नियंत्रण में किसका होना आवश्यक है, या फिर ऐसे कि ज्ञान, योजना, निश्चितता, प्रभावशाली समझने की शक्ति, गति, नेतृत्व, गुण, कौशल किसके प्रबंध प्रक्रिया के किस चरण को निर्देशित करती है, तो आप कहोगे नियंत्रण को, ठीक है। नियंत्रण की विशेषताएं क्या है। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, ध्यान रखिएगा, प्रबंध में हम इसका प्रयोग करते हैं। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, जितने बार आपका लक्ष्य निर्धारित होगा उतनी बार आप प्लानिंग करोगे, उतनी बार आप संगठन का सहयोग लोगे और उतनी बार आपको चीज़ों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसलिए नियंत्रण सदैव चलने वाला प्रोसेस है। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है। बिल्कुल, लक्ष्य है हमारा टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर करना, तो ये एक तथ्य है कि हाँ हमें टीजीटी पीजीटी के लिए आप नियंत्रण किए हुए हैं, इसीलिए हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। समझने के लिए आपको चीज़ें मैं समझाती चल रही हूँ। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है, ठीक है, अपने आप में मतलब संपूर्ण है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है, इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। अगर आपने प्लान कर लिया तो कर लिया, ठीक है ना। ये बात है कि लोचशीलता हर जगह होनी चाहिए। कोई घर में ट्रेजेडी हो गई, आपका समय है उस समय प्रैक्टिस करने का, तो ये थोड़ी ना कि अब भाई हमारे घर में इतनी बड़ी समस्या है पहले आप उसे हॉस्पिटल लेके जाओगे, तब ये नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन वैसे कभी भी हस्तक्षेप से हमेशा नियंत्रण भिन्न होता है। कुछ भी समस्या हो जाए, आपको पता है हमें 4 से 6 सुबह पढ़ना है तो पढ़ना है। आया है रिश्तेदार तो उसे अपने बैठक में जगह दे दो, चाय नाश्ता करा दो और आराम से आप पढ़ाई बैठ के भाई कह दो थोड़े दिन को माफ़ करो, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है नियंत्रण, ठीक है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, बिल्कुल। और नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है, जैसा आपका आयोजन होगा वैसा आपका नियंत्रण होगा। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नियंत्रण के चरण, नियंत्रण के भी चरण होते हैं,
कितने होते हैं नियंत्रण के, तो बताना 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जो क्रिया की है उसको शक्ति मिलती है। जब आप नियंत्रित होते हो तो आपको क्या लगता है कि बस अब मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो ये क्या शक्ति दे रही है आपको। जांच निरीक्षण करना, भाई नियंत्रण में हम ये भी देखते हैं कि हम नियंत्रण में कर क्या रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका निरीक्षण चल रहा है। भाई नियंत्रण किस चीज़ का किया है, भाई टीवी नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है, घूमना नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं मारनी है, ज़्यादा गप्पे नहीं करनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है, बस अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये क्या समय समय पे आप ये भी देखते हो कि हम ये चीज़ें फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को जो भी समस्याएं आती हैं उनको समायोजित करते हुए भी चलते हैं और जाके तब अपना लक्ष्य हम प्राप्त कर पाते हैं। नियंत्रण के दूसरे चरण, नोट ध्यान रखिएगा, नोट क्या है, नियंत्रण के दूसरे चरण जांच करने के भी मुख्य 2 सिद्धांत माने जाते हैं। जो नियंत्रण होते हैं इनके 2 सिद्धांत होते हैं। नियंत्रण के हमने कितने चरण आपको अभी बताए, देखो अभी हमने नियंत्रण के चरण जो आपको बताए वो थे, अच्छा मैंने नियंत्रण के 3 चरण होते हैं ये बताया आपको, और हाँ बिल्कुल सही बताया है। नियंत्रण के जो 3 चरण होते हैं, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच निरीक्षण करना, समायोजित करना, तो यहाँ पर मैंने कहा है कि नियंत्रण के दूसरे चरण जो जांच, ये वाला जो चरण है जांच निरीक्षण करना, इसमें 2 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो क्रियान्वयन तो मैंने ऐसे ही समझा दिया क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, बस क्रियान्वयन क्या होता है, आप जो भी योजना बनाई है उसको शक्ति प्रदान करता है, उस जो योजना है वो आपको सफल हो जाए उसकी मेहनत करने के लिए आपको शक्ति प्रदान करता है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जो जांच और निरीक्षण होते हैं इसके 2 सिद्धांतों पर काम करता है, एक तो मार्गदर्शन और दूसरा निर्देशन। देखो मार्गदर्शन आप किसे देते हो, जैसे मेरी बेटी 12 साल की है अभी, ठीक है ना, 12 साल की है, वो अपने हिसाब से पीहू के लिए बहुत अच्छे से संभालती है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि पीहू कोई गलत डिमांड करती है वो पूरी करने लगती है, तो मैं उसको डांटती हूँ कि बेटा अभी वो छोटी है, वो तो कहती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो कह रही है तो जैसे वो बाहर की चीज़ों की जिद करती है। अब मान लो हमने कोई भी चीज़ चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह ला के रखी हुई है कि बच्चा ज़्यादा रोए तो दे दो, लेकिन अब ये थोड़ी ना कि घर में रखी हुई है तो आपने जैसे ही वो रोया वैसे दे दी, तो ऐसे तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, उसको दिक्कत होगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे मार्गदर्शित कर रही हूँ, ठीक है, कि बेटा ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है उसने वो तो कहेगा, उसको तो बच्चों की तो आदत होती है बाहर की चीज़ें खानी पीनी, ठीक है। तो मार्गदर्शन में हमेशा याद रखिएगा जो व्यक्ति होता है, ठीक है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं रुचियाँ जो होती हैं या उसके जो गुण होते हैं या जो उसकी कार्य क्षमता होती है उनमें कहीं ना कहीं अभाव होता है या ज्ञान की थोड़ी कमी होती है, तो उन चीज़ों का ज्ञान उसे कराया जाता है। मतलब मेनली आप कह सकते हो उसकी कार्य क्षमता में कहीं ना कहीं, जैसे कि हम अपने घर में कामों का अगर बंटवारा करें तो कुछ बच्चे छोटे होंगे जिन्हें अभी मैं उनसे कहूँ अभी तुम, जैसे बेटी मेरी 12 साल की, अब यहाँ पर ऐसा उदाहरण ले सकते हैं, उसे क्या है वो अभी झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि वो टेबल वगैरह की डस्टिंग कर दे, टेबल हैं घर में जो भी चीज़ें उनकी डस्टिंग कर ले, मतलब नॉर्मल अपने तौर पर सीखने की शुरुआत कर सकती है। भाई 12 साल की हो चुकी है वो, ठीक है, तो वो शुरुआत कर सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैंने उसे पहली बार काम सौंपा कि बेटा आज तुम इस रूम की डस्टिंग करोगी तो बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन करे, उसके लिए हमें उसे गाइड करना पड़ेगा, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन निर्देशन में क्या होता है कि उसे काम आता है, ठीक है, पर उसको हमें बताना है, भाई उसे आता जरूर है लेकिन अब उसे पता है कि अरे मम्मी है तो कर लेंगी, ठीक है मम्मी है कर लेंगी, लेकिन अब मुझे उसे बताना है, डायरेक्शन देने की बेटा ये काम तुम्हें सुबह उठकर ऐसे करना है, ये काम तुम्हें ऐसे करना है, तुम इसे कर सकती हो, मेरा पेपर है मैं भी नहीं कर पाऊंगी। तो मार्गदर्शन में क्या होता है, गाइडेंस शामिल होती है, उसको मतलब पता नहीं है, बस उसे बताना होता है, समझाना होता है, उसका कौशल कहीं ना कहीं विकसित हमें करना होता है। लेकिन निर्देशन में उसे पता है काम, लेकिन उसे पता है अभी मम्मी करने वाली है तो मेरी क्या आवश्यकता है, लेकिन अब मम्मी का एग्जाम है तो इतनी बड़ी हो कि छोटे मोटे काम आप कर सकते हो, नहीं वो कर पाई तो वो बात अलग है, हम कर लेंगे दोबारा, लेकिन मार्गदर्शन में उसे हमें थोड़ा सिखाना है और यहाँ पर सीखा हुआ है बस उसकी हेल्प लेनी है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये बस सबसे बड़ी चीज़ आपसे ये पूछी जाती है कि जांच और निरीक्षण में कितने तत्व सिद्धांत आते हैं, तो 2 आते हैं, मार्गदर्शन और निर्देशन। हालांकि मार्गदर्शन और निर्देशन दोनों प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा गाइडेंस में होता है कि जो व्यक्ति विकसित मतलब कौशल जिसके पास है नहीं उसे हमें ज्ञान देना भी है, मतलब सिखाना भी, उसकी कुशलता को भी यहाँ पर विकसित करना है, कहीं ना कहीं उसमें कुशलता योग्यता कार्य क्षमता का अभाव है। 3 शब्द याद रखिएगा, कुशलता योग्यता और कार्य क्षमता में कहीं ना कहीं अभाव है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभाव नहीं है, यहाँ पर बस इसको क्या किया जाना है, इसको आता है बस इसको बताना है।
अब आ जाता है तीसरा हमारा समायोजित करना, जिसको मैं अभी आपको समझा चुकी थी। प्रबंध प्रक्रिया का चौथा चरण है मूल्यांकन, जिसकी अब हम बात करेंगे। मेनली 3 है, लेकिन निखिल एवं डॉल्सी ने 4 दिए हैं, जिसमें हमने संगठन को भी पढ़ा। अब हम मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। तो मूल्यांकन के 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर होते हैं। एक आयोजन का हम मूल्यांकन करते हैं, मतलब जो प्लान कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। दूसरा क्रियान्वयन, जब हमने उसको स्टेबल किया काम को, ठीक है ना, तो भी हम मूल्यांकन करते हैं। फिर जो परिणाम आता है तब भी मूल्यांकन करते हैं कि हमारा प्लान सफल हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फिर हम उसका रीप्लान करते हैं, ठीक है ना। तो मूल्यांकन हमेशा 3 स्तरों पर होता है। पूछा जाए मूल्यांकन के कितने स्तर हैं, आप कहोगे 3 स्तर हैं, ठीक है। मूल्यांकन प्रबंध प्रक्रिया का कौन सा चरण है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होगा। अगर 3 दिए हैं तो तीसरा देना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और अगर 3 नहीं है तो आप चौथा लगा सकते हो, ठीक है। आयोजन का मूल्यांकन करना, क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना और परिणाम का मूल्यांकन, मतलब तीनों स्तरों पर मूल्यांकन यहाँ पर होता है। ग्रॉस एवं केंडल के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है ना। ग्रॉस एवं केंडल के अनुसार मूल्यांकन कैसी तकनीक है, जो एक ऐसी तकनीक है जो व्यक्ति को उसके पास जो भी उपलब्ध साधन है, ठीक है, साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष, मतलब जो साधन है, चाहे मानवीय जो भी साधन है, उसी से वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की यहाँ पर कोशिश करता है। लेविन ने मूल्यांकन के कितने 4 उद्देश्य बताए, क्या बताए हैं, तो याद रखिएगा मूल्यांकन के 4 उद्देश्य कौन बता रहा है, लेविन बता रहे हैं, लेविन, ठीक है। कौन कौन से? इन्होंने पहला बताया ये देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है अभी तक आपको, ठीक है ना। जैसे कि आपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी जब शुरू की होगी तो आपने ये चेक किया होगा कि मुझे कितना आता है, ठीक है। नहीं आता है बिल्कुल तो आपने और डीपली पढ़ाई की होगी। कुछ चीज़ें आती हैं तो जो चीज़ें नहीं आती होंगी उस पर काम आपने किया होगा। अगली योजना के लिए यह आधार के रूप में उपयोग में लाना, ठीक है। वही चीज़ जो यहाँ पर आपने देखा कि अरे ये टॉपिक तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है और ये टॉपिक मेरा अच्छे से आ रहा था, मतलब जो अच्छे से आ रहा है उसका तो आप सिर्फ रिवीजन करोगे, लेकिन जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसको क्या है, अगली योजना के आधार के रूप में आप प्रयोग करोगे, मतलब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। संपूर्ण योजना को संशोधित करने का आधार प्रस्तुत करना, तो इससे क्या होगा, आपकी संपूर्ण जो योजना है वो संशोधित हो जाएगी कि हाँ आपको कहाँ पर कितना काम करना है। और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, मतलब फिर आपको वही बात होती है ना, जब हमने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है तो हमें एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, अपने आंतरिक मन में हमारा एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके अगर ये चीज़ें रह गई इन्हें भी हम और क्लियर कर लेते तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, ये लेविन ने 4 बताया। लेविन महोदय, मूल्यांकन का सर्वाधिक हिस्सा नियंत्रण के साथ जुड़ा रहता है, जो कि अभी हमने आपको बताया था। अनौपचारिक मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। कैसा? अनौपचारिक, क्योंकि औपचारिक मूल्यांकन हमारे मैनेजमेंट में काम नहीं करता है। वो आपका जो आप उधर जाते हो ना, कह सकते हैं जब हम मतलब जो शिक्षक भर्ती में जो हमारा एजुकेशन वाला पार्ट होता है वहाँ पूछा जाता है, लेकिन हमारे होम साइंस में अनौपचारिक मूल्यांकन पूछा जाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, सर्वोपरि मूल्यांकन और सविस्तार मूल्यांकन। तो हमारे लिए ये ही 2 इंपॉर्टेंट है। जो सर्वोपरि मूल्यांकन होता है, जब मूल्यांकन जो है सरसरी तौर पर, मतलब ऊपर ऊपर कर लिया जाए, ठीक है, तो ये होता है आपका सर्वोपरि मूल्यांकन, कि कर तो आपने पूरा लिया लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर की मोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि हमने क्या किया, एग्जाम था, कहते हैं ना एग्जाम में हमेशा ऐसे लिखो, पॉइंट बना के लिखो और चीज़ें हाईलाइट करके लिखो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दो, ऐसा बोलते हैं ना आपके जो भी गाइड करने वाले लोग होते हैं। जिससे क्या होता है, जब एग्जाम करता, कॉपी चेक करता, वो देखता अरे इसने ये चीज़ें बहुत अच्छी लिखी, वो आंखों में आ जाती है सामने, तो वो पूरी कॉपी चेक नहीं करता, वो वहीं से पहचान लेता है आपने अंदर क्या लिखा, भले ही अंदर आपने गाना लिख रखा हो, बस आपने पॉइंट सारे अच्छे से लिखे हुए हैं, खूब मतलब दिख रहे हैं अच्छे से, काले ब्लैक स्केच पेन से लिखे हुए हैं, तो क्या ये सरसरी तौर पर मूल्यांकन हो गया, ठीक है। लेकिन सविस्तार मूल्यांकन में चाहे आपने कितना भी चमका के मोटा मोटा लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहेगा अरे हो सकता है इसने दिखाने के लिए मोटी मोटी चीज़ें सामने लिख दी, अंदर पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब मूल्यांकन गहराई से किया जाए तो उसको सविस्तार मूल्यांकन, विस्तार से मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये 2 मूल्यांकन आपके में पूछे जाते हैं, ओके। अच्छा, ये संगठन, ओह ये पीडीएफ दोबारा मतलब मर्ज हो गई, पीडीएफ को हमने मर्ज किया था तो शायद तीसरी बार सिलेक्ट कर लिया इस पीडीएफ को, कुछ भी हुआ हो। तो ये संगठन हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और जहाँ तक मेरा उद्देश्य है, जो मूल्य लक्ष्य स्तर अब आपको पढ़ना है इसमें, इसके बाद वाली क्लास में जो गृह प्रबंध के क्या हैं 3 स्तर हैं, सॉरी
मूल्य, लक्ष्य, उत्प्रेरक तत्व। मूल्य, लक्ष्य और स्तर 3 है उत्प्रेरक तत्व, जिनको हम पढ़ेंगे। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि मैं जैसे मैंने न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ाया है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूँगी, और जिससे आपका टॉपिक की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन की पैटर्निंग भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। धन्यवाद।